लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को देखा था, उसको समझा था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो आपको दी गई है 1.1, इस एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है, इसलिए निश्चित तौर पर 0 जो है एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या होने के कारण शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसमें जो दिया गया है पहला जो क्वेश्चन है, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्णांक संख्या होने के कारण शून्य परिमेय संख्या होती है। दूसरा, इसी में आपको ऐड किया गया है प्रश्न, क्या इसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य जो आपको दिया गया है, 0 जो आपको दिया गया है, 0 के नीचे मतलब हर के रूप में इसमें 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का किसी भी अंक में या किसी भी पूर्णांक में जब भाग दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए 0 में यदि बटा 1 लगा दिया जाए, अर्थात 0 में यदि 1 का भाग दे दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए 0/1 लिखा जा सकता है। और जब ये 0/1 यदि आपने लिख दिया है तो निश्चित तौर पर ये P/Q रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका मतलब ये है कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। पहली परिमेय संख्या आपको दी गई है 3 और दूसरी परिमेय संख्या आपको दी गई है 4। इस 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला जो तरीका जनरली यूज किया जाता है कि दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़िए और उसमें 2 का भाग दीजिए। आपके कक्षा 9 में इसका एक दूसरा तरीका और भी है। 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना था। 6 परिमेय संख्या मतलब 6 + 1, टोटल आपके पास हो जाता है 7, मतलब 7। तो 7 जो आपके पास आया है उसको अंश और हर दोनों ही पक्षों में तो योगफल जो 7 आया है इसको दी गई परिमेय संख्या के अंश और हर में हमको गुणा करना है। तो 3 जो आपको दिया गया है इसमें 7/7 का गुणा करना है और इसी प्रकार 4 में भी 7/7 का गुणा करना है। जब इसमें गुणा करेंगे अंश का अंश से यदि गुणा होता है तो आपके पास आएगा 21/7 और जब इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 28/7। तो इस तरीके से गुणा करने पर 21/7 और इसको 28/7 आपके पास आ जाते हैं। तो मध्य परिमेय संख्याएं हमारी इस तरह से निकलेंगी। आपने देखा यहाँ पर 21/7 है और यहाँ पर 28/7 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के हर आपके पास समान दिए गए हैं, तो समान है जब ही हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर समान नहीं होते हैं तो इस विधि का उपयोग करना पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको दी गई हैं उनके मध्य जब आप परिमेय संख्या ज्ञात करोगे तो उनके हर जो है समान होने चाहिए। तो आपको दिया गया है 21/7 और एक दिया गया 28/7। तो 21/7 और 28/7 इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। देखिए 21 से स्टार्ट अपन को करना, आगे की ओर चलना है 21 से। तो 21 से जब आगे की ओर चलेंगे तो आपके पास आएगा 22 हर में आपको 7 ही लगाना है। उसके बाद आपके पास आएगा 23/7,
उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7 और उसके बाद 26/7 और उसके बाद 27/7। यदि निकाली गई जो परिमेय संख्या है, इन भिन्नों का अगर सरलीकरण हो जाता है तो इसका सरलीकरण भी हम करेंगे। जैसे 22/7 नहीं हो सकता सॉल्व, 23/7 को नहीं किया जा सकता, 24/7 को नहीं किया जा सकता, 25/7 को नहीं किया जा सकता, 26/7 को नहीं किया जा सकता और 27/7 को नहीं किया जा सकता। यदि इनको सॉल्व किया अगर जाना संभव होता तो हम लोग इनको जरूर सॉल्व करते। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। चूंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर आपने ज्ञात किया है वो आंसर आपका आपकी उत्तरमाला से मैच हो, क्योंकि इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं। तो मे बी ये आंसर जो है वो आपकी बुक्स में ना मिले या इस तरह का आंसर आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके आंसर के लिए दूसरी विधि का उपयोग किया गया हो। जैसे A3 और जो 4 आपको जो दिया गया है, पहली संख्या जो परिमेय संख्या है वो 3 है और दूसरी जो संख्या आपको दी गई है वो 4 है। तो 3 और 4 जो परिमेय संख्या आपको दी गई है, इन दोनों को आपको जोड़कर इसमें 2 का भाग देना है। ये आपका पहला फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड को अगर अपन देखें तो सेकेंड मेथड आप पहले प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हो कि पहले दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग आपको देना है। जिस तरह से ये सेकेंड मेथड जो आपके पास है, इसमें आपके पास पहली संख्या 3 और ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या 4 है, तो 3 और 4 को जोड़िए और इसमें 2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा 7/2। तो ये आपकी जो फर्स्ट परिमेय मध्य परिमेय संख्या है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार 7/2 और जो 3 इसको जोड़कर उसमें 2 का भाग देकर या तीसरी निकालने के लिए 7/2 में 4 जोड़िए और उसमें 2 का भाग दीजिए। इस तरीके से परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो इस तरीके से जो आंसर आएंगे वो आपके अलग आएंगे, परंतु इस आंसरों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्याएं कितनी ही कई अनंत हो सकती हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में, इसलिए आंसर अलग अलग आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ये थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्व करने का तरीका वही है, आपसे पूछा गया 5 परिमेय संख्या, टोटल कितनी है आपके पास, 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 5 ज्ञात करने का मतलब यह है कि 5 में आप अपनी इच्छा से 1 जोड़िए तो टोटल आपके पास योगफल आएगा 6। जब आपके पास योगफल आता है तो आपके पास देखिए पहली परिमेय संख्या है 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या आपको दी गई है 4/5। पहली परिमेय संख्या जो आपको 3/5 दी गई है, इसमें आपको योगफल जो आपके पास आया था वो 6 था, 6 था। इस 6 का आपको अंश और हर दोनों पक्षों में गुणा करना है, अंश और हर में गुणा करना है। तो ये 6/6 और इसी प्रकार 4/5 में भी आपको 6/6 का गुणा करना है। तो इस तरीके से इसमें भी 6/6 का गुणा करेंगे। जब इसको गुणा किया जाएगा तो 6 आपके पास आएगा 18 और ये आ जाएगा 6×5 30। इसी प्रकार जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24/30। इस तरीके से गुणा करने पर आपके पास 18/30 और 24/30 प्राप्त हो जाता। लास्ट क्वेश्चन सेकंड में जो हमने किया था उसी तरीके इसमें भी करेंगे। देखिए 18/30 जो आपको दिया गया है, इस 18 से आपको लेना है। देखो ध्यान देने वाली बात वही है फिर दोबारा से कि दोनों के अंश अलग अलग भले ही है लेकिन हर एक जैसे हैं। इसका भी हर 30 है और इसका भी हर 30 है। पहले जब हमने सवाल हल किया था, जब भी आप देखेंगे तो इनके हर जो है वो समान है। तो इसका मतलब यह है कि इस विधि के द्वारा उन्हीं प्रश्नों को हल किया जा सकता है जिनके हर समान है, मतलब दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान होने चाहिए।
तो इस तरीके से हर समान है, आपने 6/6 का गुणा किया, इसमें भी 6/6 का गुणा किया और आपके पास आ गया 18/30 और इसमें आ गया 24/30 और आगे सॉल्व करना बेहद आसान है। देखिए 18 से आगे चलेंगे तो आपके पास आएगा 19, नीचे जो हर के तौर पर है वो 30 ही लेना है। उसके बाद 19 के बाद आपके पास आएगा 20/30, फिर आपके पास आएगा 21/30, फिर आपके पास आएगा 22/30, फिर आपके पास 23/30, 23/30 तक। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्याएं आपने ज्ञात की हैं, क्योंकि आपसे 5 परिमेय संख्या पूछा गया था इसलिए 5 परिमेय संख्या निकली है। ये जरूरी नहीं है कि 5 ही परिमेय संख्याएं, हो सकता है कि इससे 5 से अधिक भी परिमेय संख्या आ जाती हैं, लेकिन जितनी परिमेय संख्या आपसे पूछी जाती है उतनी परिमेय संख्याओं को इसमें लिखा जा सकता है। इसको आगे अगर यदि सॉल्व किया जाएगा, सरलीकरण करेंगे भिन्नों का, तो 19/30 आपको दिया गया, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता इसलिए 19/30 और आपके पास 20/30 है। यदि इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास आएगा 2/3। इसी प्रकार इसको यदि 3 से डिवाइड किया जाए तो आपके पास आएगा 7/10 और 22/30 जो आपको दिया गया है इसको 2 से डिवाइड किया तो 11/15 और 23/30 किसी भी उससे अंक से डिवाइड नहीं होता है इसलिए आपके पास आएगा 23/30। इस तरीके से ये 5 मध्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 का ये 4th क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। देखिए, कथन सत्य ये है या असत्य। आपको लिखे हुए तीनों कथनों की सत्यता की जांच करनी है। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जनरली इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को एक विशेष समस्या आती है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है इन चीज़ों को रटते हैं, कौन सी क्या है किस तरह से है, तो इस तरह की बहुत बड़ी समस्या आती है। मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। हम इस प्रश्न को एक कंपैरिजन के द्वारा, एक तुलना के द्वारा सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। देखिए, फर्स्ट जो आपको दिया गया है वो है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले अपन 2 लाइनें लेंगे, मतलब 2 लाइनों में इस सवाल को हल करेंगे। इस प्रश्न को पहली लाइन में हम पहले चीज को लिखेंगे, इसमें आपको दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या, और जो सेकंड लाइन है उसके लिए लेंगे पूर्ण संख्या। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि इसको रफ में या किसी भी उसमें अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे पहली लाइन के लिए प्रत्येक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप जानते हो, प्राकृत संख्या जो होती हैं वो 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक होती हैं। और आपको दिया गया है एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में यदि आपको लिखना है तो आप जानते हो पूर्ण संख्या सेकंड लाइन में जो अपन लिखेंगे वो पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 ... अब आपको इन दोनों के मध्य में तुलना करना है। दोनों के मध्य से तुलना करने का मतलब यह है कि जो पहले आपने लिखा उसकी तुलना नीचे वाले से करनी है। यदि ऊपर वाले जो अंक हैं वो सेम टू सेम नीचे यदि आपको मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर कथन आपका सत्य है, और यदि ऊपर वाले अंक नीचे वाले अंकों से मैच नहीं करते हैं पूरे अंक, तो निश्चित तौर पर यह कथन आपका असत्य है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको कंपैरिजन के द्वारा इन कथनों की सत्यता की जांच की जा सकती है। तो जो पहला आपको कथन दिया गया है इसमें दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। और आपसे पूछा गया है कि क्या ये संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्ण संख्याओं के लिए आपने जो पूर्ण संख्या होती है वो आपने लिख दी। अब ऊपर वाले अंकों का नीचे वाले अंकों से तुलना करनी है, उसको मैचिंग करना है। तो देखिए, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, और 5 इसमें है, 5 इसमें है।
तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से यदि और भी संख्याएं हैं उनको अगर लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये मैच करती जाएंगी। पहली लाइन में जो अंक लिखे थे वो सारे के सारे दूसरी लाइनों के अंक से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहला कथन जो है वो सत्य है। उसके बाद दूसरा जो कथन आपके पास दिया गया है, उस दूसरे कथन को यदि अपन पढ़ते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, सेकंड जो कथन आपको दिया गया है, द्वितीय जो कथन आपके पास दिया गया है, इस कथन को यदि देखते हैं तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, सबसे पहले पहली लाइन में आपको लिखना है प्रत्येक पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या आप जानते हो, ऋणात्मक अनंत से लेते हैं, -3 ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... इसका मतलब यह है कि ये पूर्णांक संख्या है और अनंत इधर भी कई सारी संख्याओं को लिखा जा सकता है और धनात्मक पक्ष की ओर भी कई सारी संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब आपसे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बाद में आपके पास आया पूर्ण संख्या, तो इसके नीचे जो सेकंड लाइन है उसमें पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं आपके पास 0 से स्टार्ट होती हैं, तो आपने लिया 0, 1, 2, 3, 4 ... इस तरह से कई सारे आगे भी लिखी जा सकती हैं। तो देखिए, आपको पहली लाइन के जो अंक है उनकी दूसरे लाइन से मैचिंग करनी है, दूसरी लाइन के अंकों से मैचिंग करना है। यदि पहली लाइन के सारे अंक दूसरी लाइन से मैच हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर कथन आपका सत्य है, और यदि मैच नहीं हो पाते हैं तो कथन आपका असत्य है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, देखो -3 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, -2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, -1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। केवल आपको 0, 1, 2, 3, 4 या 0, 1, 2, 3, 4 ये अंक केवल मैच हो रहे हैं, लेकिन इसके ये वाले जो अंक हैं वो मैच नहीं हुए हैं। और जब मैच यदि नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कथन आपका असत्य है। इसके बाद देखिए, तीसरा जो स्टेटमेंट, तीसरा जो कथन आपको दिया गया है वो ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपके पास तीसरा स्टेटमेंट जो है वो कथन है कि एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, मैंने कुछ परिमेय संख्याओं को लिख लिया है और एक पूर्ण संख्याओं के भी मैंने लिख ली है। तो जब हम दोनों के बीच में मैचिंग कराएंगे तो निश्चित तौर पर मैच नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में भी होती हैं और भिन्न जो है पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं होती हैं या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो तीसरा स्टेटमेंट आपका असत्य है, तीसरा कथन आपका असत्य है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में 8.1 जो एक्सरसाइज थी इसके चारों के प्रश्नों को हल किया, सॉल्व किया और इससे संबंधित चीज़ों को अपन ने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।